हाँ, चलिए चैप्टर नंबर 9 करते हैं स्टार्ट। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या देखना है कि जब भी कभी कोई भी इसमें जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको ध्यान रखनी है, जैसे कभी अगर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मतलब मान लीजिए हम हैं या आप हैं, हम अगर मान लीजिए ग्राउंड पर खड़े हुए हैं और ग्राउंड पर खड़े होकर हम किसी बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं। तो अगर हम किसी बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं ना, तो जब हम बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे तो हमारी लाइन ऑफ साइट जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो हमारी आई थोड़ा सा हमारी गर्दन ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगी और जो हमारी आई में से रेज निकलेंगी वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी। तो वो जो आई में से जो रेज निकलती हैं जिससे हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट हमारी जो है वो कभी भी आप ये देखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं इधर देख रहा हूँ और मुझे उधर की चीज दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं होता। हम बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं तो हमें सामने की चीज दिखाई देती है और लाइन ऑफ साइट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। नहीं तो मैं अपनी गर्दन को नीचे रखूंगा और मुझे ऊपर की बिल्डिंग दिखाई दे जाएगी, बिल्डिंग का टॉप ऊपर दिखाई दे जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो स्ट्रेट लाइन में ही मैं देख सकता हूँ किसी भी चीज को। तो इसी वजह से हमें अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर उठाना पड़ता है जब हम किसी ऊंची चीज को देखते हैं। जब हम किसी नीची चीज को देखते हैं तो हमें गर्दन को ऐसे झुकाना भी पड़ता है। ठीक है। तो जब हम किसी चीज को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जर्वर की आई है, ऑब्जर्वर्स आई। ऑब्जर्वर कौन है? जो भी ऑब्जर्व करता है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, कोई भी। तो ये ना मान के चला जाता है कि ऑब्जर्वर की आई इज सिचुएटेड एट द ग्राउंड। ये मानकर चलते हैं कि ऑब्जर्वर की आई ग्राउंड पर सिचुएटेड है। और ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ी बिल्डिंग है। ये कोई बड़ी बिल्डिंग है और ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग को देख रहा है, तो यहाँ से ये मानकर चलते हैं कि आई जो है वो इस पॉइंट पर लोकेटेड है। तो यहाँ से इसने देखा बिल्डिंग की टॉप को ऐसे। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज ग्राउंड, तो ग्राउंड के साथ में जो है ये एंगल बनता है ना, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एलिवेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एलिवेशन। ठीक है। तो नीचे अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है और उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा या बिल्डिंग के टॉप पर कोई चीज रखी हुई है, उस चीज को देखा, तो उसकी आई जो है वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि अब कोई ऑब्जर्वर ऊपर भी है और इस जगह पर, या चलिए छोड़िए, वो इसी पॉइंट को देखता है। तो जब वो इस पॉइंट को देखेगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाएगा? हॉरिजॉन्टल। इस पॉइंट पर अब हॉरिजॉन्टल आपको एक ड्रॉ करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ग्राउंड। तो अगर कोई यहाँ बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हुआ है तो वहां पर आप ग्राउंड तो बना नहीं सकते, तो ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये इसकी लाइन ऑफ साइट है ऐसे। मतलब ये देखेगा तो इसको इसी स्ट्रेट लाइन में नीचे का ये पॉइंट दिखाई देगा। तो इसकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है दिस इज कॉल्ड, इसको भी हम थीटा बोल देते हैं। आप कहेंगे इसे भी थीटा इसे भी थीटा, क्यों बोला? क्योंकि हमेशा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। आप ये देखिएगा कि ये ग्राउंड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी
तो दिस लाइन ऑफ साइट इज बिहेविंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। लेकिन जब ऊपर से नीचे देखा जाता है तो तब इसको थीटा को क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से नीचे देखते हैं द सेम एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल होते हैं। ये सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, बस यही दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको याद रखने हैं, और इसके अलावा आप ये समझिएगा कि जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है, तो इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की तो बहुत कम जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर टेन थीटा की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। और तीन एंगल हैं, बस कुल मिलाकर घुमा फिराकर वही तीन एंगल्स आते हैं, या तो 30 डिग्री, या फिर 45 डिग्री, या फिर 60 डिग्री। इसके अलावा कोई चौथा एंगल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और बस जितनी भी क्वेश्चंस हैं इसमें वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो बस क्वेश्चन को एक बार समझना है, फिगर बनानी है, फिगर बनाने के बाद फिर क्वेश्चन मतलब कुछ सेकंड्स का ही रह जाता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। हम सीधा इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 198, एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का। पेज नंबर 198 ऑफ एनसीईआरटी, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, इसमें इन्होंने क्या दिया है, अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टॉवर है, वो वर्टिकली ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, सीधा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो क्या एंगल दिया है, 60 डिग्री। आप सारे क्वेश्चंस देखिएगा, इसके तीन ही एंगल मिलेंगे आपको, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसमें भी 45 डिग्री बहुत कम मिलेगा, 30 और 60 मिलते हैं ज्यादातर। चलिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो एग्जांपल नंबर 1 में ये टॉवर है और ये ग्राउंड है। दिस इज टॉवर एंड दिस इज ग्राउंड। तो टॉवर तो सीधा ही खड़ा होगा, उस पर लिखा हुआ भी है स्टैंड्स वर्टिकली, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये। भाई टेढ़ा तो खड़ा होगा नहीं, सीधा खड़ा होगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा टॉवर। वो बोलते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। टॉवर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट को बोल दिया ए, इसको बी, और टॉवर के टॉप को बोल दिया सी। यहां से अगर टॉवर का टॉप देखा जाए तो एंगल बनता है बेटा 60 डिग्री। वो पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। टॉवर की हाइट को हमने मान लिया h। फिगर बना ली, फिगर बनाने के बाद आप ये देखिएगा, आप क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। सीधा सीधा आप ये देखेंगे कि आपको ये निकालना है हाइट, और आपको ये गिवन है। तो एंगल के सामने देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज, और जो भी एंगल दे रखा होता है, एंगल के सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर, और जो साइड बचती है उसको बोल देते हैं बेस। तो परपेंडिकुलर है और बेस है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और BC कितना है, h, हाइट ऑफ द टॉवर, और AB कितना है, 15 मीटर। तो h कितना हो गया, 15√3 मीटर। बताइए जी, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली ना टेबल याद रखना सभी बच्चे, बस
फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में देखिएगा, एग्जांपल 2 में ये बोलते हैं एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रिशियन है, उसने ना इलेक्ट्रिक पोल पे कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, और इलेक्ट्रिक पोल की हाइट कितनी दे रखी है, 5 मीटर। इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, और ये इलेक्ट्रिक पोल सीधा ही खड़ा होता है तो 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ ग्राउंड बना लो ऐसे। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। ठीक है, तो पोल का टॉप तो ये है, यहाँ से वो एक सीढ़ी लगाकर और इस पॉइंट तक पहुंचना चाहती है। 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। बेटा ये हो गया 1.3 मीटर, तो ये वाली नीचे वाली लेंथ कितनी बचेगी, 3.7 मीटर। 3.7 प्लस 1.3 करेंगे तभी तो टोटल 5 मीटर बनेगी पोल की लेंथ। यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि नहीं, Yes. है ना। ये जो है ये तो पोल है, और ये जो है ये है लैडर, उसने सीढ़ी लगाई। ठीक है, अब देखिएगा, what should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। वो इस पोजीशन तक उसको पहुंचने में हेल्प करे, और ये वाला एंगल होना चाहिए 60 डिग्री। तो आपको लेडर की लेंथ बतानी है, तो बेटा इस पॉइंट को बोल दीजिए सी, और इसको बोल दीजिए डी। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, मतलब हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, पोल के फुट से, ये पोल है, पोल के फुट से कितनी दूर पर वो लेडर को लगाए कि वो सही पोजीशन पर पहुंच जाए। तो सबसे पहले देखिएगा, मुझे निकालना है लेडर की लेंथ। CD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेडर। तो आप ये देखिए, ये 3.7 मीटर है मेरे पास, ये 60 डिग्री है मेरे पास, मुझे ये निकालना है। तो ये क्या है, ये ना हाइपोटेन्यूज है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है जो मेरे को कैलकुलेट करनी है। और ये परपेंडिकुलर दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या यूज करूँ, साइन कॉस या टेन, बताओगे। Sine. साइन यूज करेंगे, बिल्कुल सही। तो हम ये कहेंगे साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन CD। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2, और BC कितना है, BC 3.7 अपॉन CD है लेंथ ऑफ लेडर, ये तो मुझे निकालना है। CD इंटू √3 इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2। CD इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। अब देखिएगा, इन्होंने बोला √3 की वैल्यू आपको लेनी है 1.73, तो 3.7 इंटू 2 कितना हो गया, 7.4 अपॉन 1.73। डिवाइड करिए 1.73 से 7.4 को, ये मिटा रहा हूँ लेफ्ट साइड वाला।
कुछ ऐसा कर लीजिए कि ये पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100, फिर यहाँ से पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 740 अपॉन 173। 740 अपॉन 173। 173 के टेबल में 740 कितना मल्टीप्लाई करूं? मुझे लगता है अगर 5 से करके देखते हैं, 5 3 जा 15, 1 कैरी आ जाएगा, 5 7 जा 35 और 136, 3 कैरी आ जाएगा, नहीं बड़ा हो जाएगा। 4 से करो। सर हम इसको रैशनलाइज भी तो कर सकते थे। रैशनलाइज कर सकता था, मैंने सोचा था, लेकिन रैशनलाइज करने से क्या होता है कि इधर √3 से मल्टीप्लाई करते, इधर √3 से मल्टीप्लाई करते तो नीचे 3 आता, 3 से डिवाइड करते फिर वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती। क्योंकि अगर ये 3.6 होता तो मैं कर देता रैशनलाइज, क्योंकि 3.6 3 से डिवाइड हो जाता पूरा पूरा। समझ रहे हैं? यस सर। इसलिए रैशनलाइज नहीं करा। मैंने कहा मैंने तब भी करनी है, तब भी करनी है तो सीधा सीधा ही कर लो, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, 4 3 जा 12, 1 कैरी आ गया, 4 7 जा 28 और 1 29, 2 कैरी आ गया, 4 1 जा 4 और 2 6, 692। तो 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8। यहाँ क्या बचेगा? और 3 13 माइनस 9 कितना हो गया? 4, 48 बचा। एक जीरो लगा दो आगे, इधर पॉइंट लगाओ। अब देखिएगा, ये अगर मैं 3 से कर देता हूँ तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 3 46। ठीक है, हाँ तो 4.2 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 4.2 मीटर। इतनी लेंथ की आपको लैडर चाहिए। बताइए जी, समझ में आया कि नहीं? क्लियर यस है? सर। ठीक है। अब ये करने के बाद में वो पूछ रहे हैं, इन्होंने ये भी पूछा ऑल्सो, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। यहां से कितनी दूरी पर वो लेडर का फुट लगाए, तो tan 60 डिग्री यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन BD। tan 60 डिग्री है √3 और BC कितना है 3.7 और अपॉन में BD। मुझे तो BD निकालना है। BD कितना हो जाएगा? BD इंटू √3 इज इक्वल टू 3.7। तो BD इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। ठीक है, और हमने 7.4 अपॉन √3 तो कैलकुलेट करा ही है। इसका हाफ कर दो। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बता दो। ये जो मैंने करा है, ये क्या करा, 7.4 अपॉन √3 तो कैलकुलेट करा ही था हमने। तो इसको अगर 7.4 अपॉन √3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3.7 अपॉन √3 तो आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा बताता हूँ। अरे आप लोग ऑनलाइन हो भी या नहीं? किसी की आवाज नहीं आ रही उधर से। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। पहले ये बता दो, 3.7 अपॉन √3 समझ में आ गया? यस सर। अगर ये समझ में आ गया तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 3.7 अपॉन √3 मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। करा जा सकता है ऐसे? बताओ। यस सर। अब ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि 3.7 इंटू 2 अपॉन √3, 3.7 इंटू 2 अपॉन √3 यही तो आया है 4.2 मीटर। तो 1/2 तो बाहर है और ये 4.2 है, ये क्या आ गया 2.1 मीटर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको।
यस यस सर। सर। ठीक है ना, तो इस तरह से करा है इसको। इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं जी अगली क्लास में। और अभी रहने दो, अभी इसमें कुछ मत करना। ठीक, एक क्लास और लेता हूँ, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा मैं इसका। ठीक है, ओके सर। चलिए जी आज इतना ही करते हैं। कल थैंक यू मिलते हैं। सर। थैंक यू सर। ओके ओके।